नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने चंपावत जनपद की उभरती खेल प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। इस अवसर पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों और कोच को मेडल और शॉल उड़ाकर सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव ने बूम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हरसिंगार का पौधा रोपा। मुख्य सचिव ने कहा कि खेल और पर्यावरण दोनों ही क्षेत्र समाज को नई दिशा देते हैं, इसलिए युवाओं को स्वस्थ वातावरण और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। चमोली के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र गोणा में 2 नाबालिग छात्रों का यौन उत्पीड़न करने वाले अतिथि प्रवक्ता को चमोली पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी चमोली सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि पीड़ित पक्ष के परिजनों ने कोतवाली चमोली में तहरीर दी थी कि राजकीय इंटर कॉलेज गोणा में कार्यरत अतिथि प्रवक्ता यूनुस अंसारी ने परीक्षा में फेल कर देने की धमकी देते हुए उनके नाबालिग पोते और एक नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की। मामला की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की। पुलिस टीम ने आरोपी यूनुस अंसारी को जलालाबाद बिजनौर से गिरफ्तार किया। एसपी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिक्षक द्वारा नाबालिगों के यौन उत्पीड़न के जघन्य मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के भीतर आरोपी को दूसरे राज्य से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई का स्पष्ट संदेश है कि अपराध करने वाले को कानून की गिरफ्त से बचकर भागने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी में उत्कृष्ट और त्वरित कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पटवारी विरुद्ध गौणा का एक प्रकरण जो कि चमोली तहसील क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल होने के कारण कोतवाली चमोली में हस्तांतरित होकर आया है, जिसमें एक अध्यापक जो कि राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गोणा में तैनात था, उसके द्वारा वहां की एक बालिका और एक बालक के साथ अभद्र यौन व्यवहार करने के आरोप उस तहरीर में लगाए गए हैं, जिसके आधार पर धारा 74 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा यूनुस अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इस पर कल देर शाम को ये मुकदमा कायम होने के बाद हमने तत्काल कुछ टीमें रवाना की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इसमें आगे प्रगति की गई और जनपद बिजनौर के जलालाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसको आज माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर नैनीताल पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशों के चलते बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया और आम जनमानस से अपील की गई है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें। मार्च के दौरान लोगों को विश्वास दिलाया गया कि शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस हर स्तर पर तैयार है। नैनीताल पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आए उसे शांतिपूर्वक स्वीकार करें और प्रशासनिक कार्रवाई में सहयोग दें। एसएसपी ने बताया कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 121 लोगों पर कार्रवाई और 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। 2 दिसंबर का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसीजन प्रत्याशा में है। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण का जो पिटीशन का डिसीजन प्रत्याशा में है, इसको लेकर संपूर्ण पुलिस और प्रशासन जो है हाई अलर्ट मोड में है। आज जो है
क्रेडिबल इनपुट्स, फील्ड का असेसमेंट और एरिया असेसमेंट के आधार पर जो संभावित जो उपद्रवी लोग हैं उन पर जो है कठोर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हमने अमल में लाई गए हैं। अभी तक कुल 121 लोगों के विरुद्ध 135 और 126 BNSS सेक्शंस के अंडर कार्रवाई की गई है, जो पूर्व में सीआरपीसी में 107-16 कहते थे। उसके अंतर्गत 121 लोगों का चालान हमने आज जारी कराया है और उनको चालान डिलीवर भी हो गया है और उनको भारी धनराशि में मुचलका पाबंद किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त कुल 21 लोगों को 21 लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन की प्रावधानों के अंतर्गत हमने हिरासत में लिया है और गिरफ्तारी में लिया है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया में, फील्ड में और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो है सतर्क नजर बनी हुई है। किसी भी प्रकार की अवांछनीय और अप्रिय और उपद्रवी कृत्य को जो करता भी है या करने का प्लानिंग भी करता है, उनके ऊपर उत्तराखंड के जननायक पुष्कर सिंह धामी गुजरात के बड़ौदरा पहुंचे, जहां सीएम ने सादली में सरदार गाथा कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया सहित गणमान्य सहित उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सादली, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आजादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आजादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आजादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है, वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहां तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।
और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 300 समाप्त कर सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के एक देश एक विधान एक संविधान के संकल्प को साकार करने का काम किया है। साथ ही सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक और उन्होंने जहां गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कराया, वहीं उनके जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर देश के युवाओं को सरदार पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी के क्रम में उनके 150वीं जयंती वर्ष को ऐतिहासिक रूप देने के उद्देश्य से देश भर में 150 यूनिटी मार्च का आयोजन कर सरदार पटेल की एकता और समरसता को संदेश को देश भर तक पहुंचाने का काम किया गया है। आज ऋषिकेश में इस वर्ष भी बसंतोत्सव कार्यक्रम हर साल की तरह धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जनवरी से 25 जनवरी तक कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए श्री भरत मंदिर परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम इस बार और ज्यादा आकर्षित करने वाले होंगे। कार्यक्रमों में मुख्य रूप से साइकिल रेस, दंगल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाट्य, बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर और मटकी फोड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, बेबी शो, कला प्रतियोगिता और रस्साकशी कार्यक्रम भी शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान भरत की शोभा यात्रा भी शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने बताया कि इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए 17 दिसंबर को एक बैठक और की जाएगी। फिलहाल तमाम लोगों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। समिति की पहली मीटिंग है और आज लगभग हमारा जो बसंतोत्सव इस बार होगा उसका आउटलाइंस तय हो गया है कि 5 दिन का हमारा बसंतोत्सव कार्यक्रम होगा। 21 जनवरी से शुरू होगा, 23 जनवरी की बसंत पंचमी है और 25 तारीख तक ये चलेगा। इसमें जो है अभी कवि सम्मेलन है, जो सुझाव आए हैं, भजन संध्या है और इस बार ये भी है कि जो स्टैंड अप कमेटी है उनसे भी ट्राई की जाए, उनको भी कोशिश की जाए। एक पंच तत्व बैंड है उत्तरकाशी का, वो पांडवास के लगभग इक्वली है, वो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बैंड भी यहाँ पर आए, यहाँ पर कोशिश करें। और इसके अलावा हमारे यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता है और एक साइकिल प्रतियोगिता जो हर बार होती है वो तो है ही। इस बार एक और सुझाव आया है कि जो 40 वार्ड है हमारे, उन 40 वार्डों की एक एक टीम पार्षद के नेतृत्व में रहेगी। जो रस्साकशी का प्रोग्राम होगा वो यहीं भरत मंदिर ग्राउंड पे होगा। और ये कुछ नए उसमें ऐड किए हैं, एक बैडमिंटन प्रतियोगिता भी रखी है और एक शतरंज का भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन शतरंज की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो शतरंज की प्रतियोगिता भी है। ये नई चीजें ऐड हुई है इस बार। कॉलेज में होगा इस बार दंगल जो है भरत मंदिर इंटर कॉलेज में होगा। कवि है हाँ, का सुझाव आया कि अब एक्चुअली कवि सम्मेलन और भजन संध्या और कॉमेडी नाइट, इन 3 में से 2 कोई प्रोग्राम होंगे। अच्छा, इसके लिए 17 तारीख को फाइनल में जनरल मीटिंग होगी, संयोजकों की तो 7 तारीख को, लेकिन 17 तारीख को पूरी फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज किस किस डेट पे भी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत एनएचपीसी सभागार बनबसा में चंपावत जिले में चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजना प्रगति की व्यापक समीक्षा बैठक की है। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक के दौरान चंपावत जिले में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति का व्यापक आकलन किया। उन्होंने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन के संदर्भ में चंपावत और लोहाघाट के साथ साथ अल्मोड़ा को जोड़ने के लिए विस्तृत अलाइनमेंट तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। बाढ़ सुरक्षा कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने सिंचाई विभाग को पारंपरिक तरीकों से हटकर कम लागत में प्रभावी प्रोटेक्शन मॉडल अपनाने के निर्देश दिए। साथ ही 5 करोड़ से कम लागत वाले कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा के माध्यम से अनुमोदित करवाकर त्वरित गति से और आगे बढ़ाए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक के बाद शारदा बैराज, शारदा घाट, बूम और बाटनाघाट क्षेत्र हो रहे भूकटाव का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को प्रभावी बाढ़ सुरक्षा कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्ग सुधार के निर्देश दिए। ये पूरा क्षेत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक
विजन है कि हम पूरा एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करें, प्लस यहाँ पे हम उस तरह की एक्टिविटीज भी करें इको टूरिज्म के, प्लस जो सिटी का ड्रेनेज है वो भी सुव्यवस्थित करें, प्लस जो फ्लडिंग या उस तरह के होती है घटनाएं उसको भी हम उसकी रोकथाम करें। तो अभी उसी पे काम चल रहा है, सभी विभिन्न एजेंसी विभिन्न विभाग उस पर काम कर रहे हैं। देखिए अभी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कई प्रोसेस में हैं, स्वीकृति की प्रोसेस में है और नॉन स्टेट के जो काम चल रहे हैं उसके तो गति प्रदान करने के लिए कहा गया है। वैसे अभी कुछ हम साइट्स पे भी जाके देखेंगे क्या स्टेटस है। तो केवल अभी हमने ब्रीफ प्रेजेंटेशन ही लिया है, मौके पे उसको देख के क्या स्टेटस है और कैसे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। ऋषिकेश में छेड़छाड़ की पीड़ित 5 वर्षीय बच्ची की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसकी विवेचना ऋषिकेश कोतवाली में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर वर्षा रमोला को सौंपी है। विवेचना में जिन जिन लोगों के नाम वीडियो वायरल करने को लेकर सामने आएंगे उनके खिलाफ पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। एसपी जय बलूनी ने बताया कि 5 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले 63 वर्षीय आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मामले में कुछ लोगों ने पीड़िता की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की है, जिससे पीड़िता की पहचान उजागर हो गई है और पीड़िता के परिवार की समाज में बदनामी हुई है। कानूनी तौर पर किसी भी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध है, इसलिए पुलिस ने वीडियो वायरल करने वाले अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वीडियो वायरल करने वालों की पहचान पुलिस ने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया से पुलिस ने कुछ वीडियो के लिंक अपने पास सुरक्षित रखे हैं। जल्द ही मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। जी, परसों एक घटना हुई थी जिसमें पता चला था कि एक छोटी बच्ची है 5 वर्ष की, जिसके साथ ही एक व्यक्ति 63 वर्ष का जिसका नाम बुद्धि सागर पांडे है, उसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। तो इसके आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और जो आरोपी था वो मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और यहाँ पर शिवाजी नगर में कुछ समय से निवास कर रहा था। तो उसकी अरेस्टिंग करके उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। और इसके बाद कल सोशल मीडिया पे कुछ लोगों द्वारा उस बच्ची की जो आइडेंटिटी थी उसको रिवील करने के कुछ वीडियोस प्रसारित हुए थे, जिसके आधार पर कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक यशपाल आर्या पहुंचे जम्मू। एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक यशपाल आर्या पहुंचे जम्मू के बसौली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन मजबूती सहित समसामयिक मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। देश को खोखला और बांटने का काम कर रही बीजेपी सरकार, ये कहना है यशपाल आर्या का। खतरे में संविधान, गांधी के विचारों के अनुयायी है कांग्रेस। बीजेपी पार्टी भारत के इतिहास को बदलने की कर रही कोशिश। बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी। रोजगार के अवसर हुए खत्म, बेरोजगारी में हुई बढ़ोतरी। बीजेपी के वादे खोखले हुए साबित, बीजेपी ने नहीं किया कोई वादा पूरा। सिर्फ की आम जन भावनाएं हमारा कार्यकर्ता है, जो दूर दराज के गांव में रहता है, जो कस्बों में रहता है, जो बस्तियों में रहता है, जो शहरों में रहता है, उनके विचार, उन्हें कौन अध्यक्ष बनाना है वो तय करना उन लोगों का काम है, क्योंकि संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक ढांचा कमजोर है तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं तो बचपन से संघर्ष किया था। ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक कांग्रेस समिति का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस समिति का अध्यक्ष रहा, 2 बार प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष रहा। मैं जानता हूं अगर हम संगठनात्मक तरीके मजबूत नहीं होंगे तो हम लड़ाई लड़ नहीं सकते। एकजुट होने की जरूरत है। बीती ताय विचारी आगे की खुद जो हो चुका है भूल जाना है, संगठित होना है और इस चिंताप्रस्त ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत आवश्यक है। बिना एकता के हम नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास सब कुछ है, धन बल है, सत्ता बल है, सरकारी मशीनरी है। देखा आपके बिहार में क्या हुआ, 65 लाख वोट काट दिए
65 लाख मांग रखी है, 24 लाख जोड़ दिए, 65 लाख वोट किसके पे होता? क्या हुआ क्या नहीं हुआ, टिकट कैसे हुए क्या हुए, वो अलग विषय है, तो कहना भी उचित नहीं है। लेकिन अगर सही ढंग से प्रबंधन होता, संयोजन होता, सबकी राय से अगर होता, तो बेहतर परिणाम, बेहतर नतीजे पिछले चुनाव में हमारे सामने होते, ऐसा मेरा मानना है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी। डोईवाला, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, मोक्षधाम का भी किया निरीक्षण, जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्टों की प्रगति का किया सत्यापन, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, गुणवत्ता, समयबद्धता और आधुनिक जन सुविधाओं का रखें ध्यान। डोईवाला पार्क में पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण और सौंदर्य विकास का भी रखें ध्यान। सभी कलात्मक निर्माण हो उच्च मानकों के अनुरूप, स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा का करें समुचित प्रतिनिधित्व, पार्क में किए जा रहे कार्यों की करें नियमित निगरानी। ऋषिकेश में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग और कार्यालय भवन का भी किया निरीक्षण। परियोजना ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था को देगी नया आयाम, ये कहना बंशीधर तिवारी का। पर्यटन को सुचारू बनाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आकर्षण और स्वच्छ वातावरण हो उपलब्ध। निर्माण सामग्री संरचना की मजबूती, साइट प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से की जांच, निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का हो उपयोग, सुरक्षा मानकों का करें पालन, प्रत्येक चरण की करें नियमित मॉनिटरिंग। वीसी तिवारी ने ऋषिकेश कैंप कार्यालय का भी किया अवलोकन, जन सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, जन सुनवाई और फील्ड विजिट की बढ़ाए गति, निर्माण कार्यों की रिपोर्टिंग नियमित रूप से प्राधिकरण मुख्यालय को भेजें। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी। डोईवाला, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण, मोक्षधाम का भी किया निरीक्षण, जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्टों की प्रगति का किया सत्यापन, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, गुणवत्ता, समयबद्धता और आधुनिक जन सुविधाओं का रखे ध्यान। डोईवाला पार्क में पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण और सौंदर्य विकास का भी रखे ध्यान। सभी कलात्मक निर्माण हो उच्च मानकों के अनुरूप, स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा का करें समुचित प्रतिनिधित्व, पार्क में किए जा रहे कार्यों की करें नियमित निगरानी। ऋषिकेश में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग और कार्यालय भवन का भी किया निरीक्षण। परियोजना ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था को देगी नया आयाम, ये कहना बंशीधर तिवारी का। पर्यटन को सुचारू बनाने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आकर्षक और स्वच्छ वातावरण हो उपलब्ध। निर्माण सामग्री संरचना की मजबूती, साइट प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से की जांच, निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का हो उपयोग, सुरक्षा मानकों का करें पालन, प्रत्येक चरण की करें नियमित मॉनिटरिंग। वीसी तिवारी ने ऋषिकेश कैंप कार्यालय का भी किया अवलोकन, जन सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, जन सुनवाई और फील्ड विजिट की बढ़ाई गति, निर्माण कार्यों की रिपोर्टिंग नियमित रूप से प्राधिकरण मुख्यालय को भेजी। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं एमडीडीए वीसी बंशीधर तिवारी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है निर्माण कार्यों का भी यहां पर औचक निरीक्षण किया है। डोईवाला, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है, साथ ही मोक्षधाम का भी निरीक्षण करते नजर आए हैं। जन सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्टों की प्रगति का सत्यापन किया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और साथ ही कहा कि गुणवत्ता का यहां पर विशेष ध्यान रखा जाए और साथ ही समयबद्ध कार्यों को पूरा किया जाए। डोईवाला पार्क में पहाड़ी संस्कृति के संरक्षण और सौंदर्य विकास का भी रखे ध्यान। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।